तो हेलो बच्चा गाइड, क्या हाल चाल? एक नंबर। और आपके सामने हाथ आपके गापर सर। तो गापर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं सफल 3.0 में एक नए लेक्चर के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इस चैप्टर में क्या होने वाला है बेटा जी? पहला जो चैप्टर था जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, वहां पर आपको बताया जाता है कि पार्टनरशिप के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं। क्या पार्टनरशिप होती है, क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारी पार्टनरशिप में तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पहले से ही पार्टनर हैं उन्होंने अपने रेशियो में चेंजेस किया है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें समझाया गया आपको दोबारा से पार्टनरशिप के बारे में कि एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो आपने पहले चैप्टर में भी देखा था कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग में जो एक बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बट यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, इसको एक बार देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड whenever there is a change in relationship it result in reconstitution of firm। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब है कि पार्टनर्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, और जब इन एग्रीमेंट में, जब इन रिलेशन में कुछ चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो पार्टनर के रेशियो में चेंजेस आएगा इससे भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये बार बार रेशियो का नाम आ रहा है यहां पर, इसका मतलब क्या है। देखिए बेटा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं कि मान लो 3 पार्टनर थे, राइट? ए बी सी एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें ये 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और इन्होंने अपना जो रेशियो डिसाइड किया है वो है 3:2:1। ये रेशियो डिसाइड किया है 3:2 और 1, राइट? अब आने वाले साल में इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा अब वो होगा 5:3:2। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से पुराना रेशियो कौन सा था, तो आप कहेंगे सर ये वाला था, जिसको मैं कह रहा हूं ओल्ड रेशियो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से नया रेशियो कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये है, जिसको मैं बोल रहा हूं न्यू रेशियो। पुराना रेशियो ये था, यस सर। नया रेशियो ये है, यस सर, 5:3:2। अब सर इन रेशियो का करना क्या है? अब आपको यह पता लगाना है कि जब पुराने रेशियो को बदलकर नया रेशियो कर दिया है तो किसी पार्टनर को फायदा हुआ है या किसी पार्टनर को नुकसान हुआ है। मतलब सर आपने रेशियो को कैलकुलेट करके यह पता लगाना है कि किसी पार्टनर को पहले ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था अब कम मिलेगा, या पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिलेगा। अगर ऐसा कोई पार्टनर है जिसे पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिलेगा, उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। और अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसे पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिलेगा, उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है?
इसके लिए आप रेशियो निकालते हो। तो इस चैप्टर में आप ये सारी चीजें देखने वाले हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस से होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन, इन सारी चीजों से हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। और उनमें से एक है ये आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मीनिंग क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन की? इट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म whereby the profit sharing ratio among all the partners changes। मतलब हमारा जो रेशियो था अब उसको बदला गया, चेंज किया गया। एक रेशियो पुराना था जिसको आप क्या कह रहे हो? ओल्ड रेशियो। और एक रेशियो नया है जिसको आप कह रहे हो न्यू रेशियो। इट कैन बी ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बाय वन और मोर पार्टनर। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है किसी पार्टनर ने और ज्यादा पैसा लगा दिया, या हो सकता है कोई पार्टनर और ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको देखते हुए हमने रेशियो को चेंज करा। इट कैन ऑल्सो बी ऑन अकाउंट ऑफ वन और मोर पार्टनर एक्वायरिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस from another partner, therefore the aggregate amount of gain of one partner is equal to the aggregate amount of loss sacrifice borne by other partner। यानी कि जब हम रेशियो को चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को फायदा हो रहा होगा और किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा होगा। सर कैसे मालूम पड़ेगा? देखो बेटा जी, सबसे पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या आप कह सकते हो सैक्रिफाइस रेशियो। सर ये क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो हमको बताता है कि कौन सा पार्टनर ऐसा है जिसको पहले ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अब कम मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम हर पार्टनर का इस फॉर्मूले से रेशियो निकाल के देखते हैं। अगर इस फॉर्मूले को लगाकर आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब उस पार्टनर का पुराना रेशियो ज्यादा था, यानी कि उसे पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, और वो एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और अगर इस फॉर्मूले को लगाकर आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टनर है इसे पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है, और ये एक गेनिंग पार्टनर है। जितना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उतना ही कोई पार्टनर गेन करता है, और जितना कोई पार्टनर गेन कर रहा है उतने ही कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ में आ रहे हो? जो भी मान लो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2, तो बी गेन कर रहा होगा 1/2 से। और ये जो गेन हुआ है किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है। अब सोचने वाली बात है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो किसकी वजह से? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की वजह से। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि कंपनसेशन के रूप में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ दे। तो वो गुडविल के रूप में कंपनसेशन देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि उसी की वजह से दूसरे पार्टनर को गेन हुआ है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इतना कैलकुलेट करने के बाद आप देखते हो किसी पार्टनर का आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और किसी पार्टनर का आंसर माइनस में आ रहा है तो वो गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 पार्टनर है, अभी मैंने आपको बताया था 3 पार्टनर है, और पहले रेशियो था 2:2:1। ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं। 3 पार्टनर है, रेशियो था 2:2:1, और अब जो नया रेशियो है वो है 5:3:2। 5:3:2। तो अब मैं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाता हूं तो ए का ओल्ड कितना था 2,
अपॉन 5, टोटल क्या है 5, माइनस न्यू क्या है 5 अपॉन 10। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा, बट फिर भी एक बार चेक करेंगे। 2 से 2 5 जा 10 और 5 यानी 10 आ रहा है। 5 की टेल में 10 2 टाइम्स, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 5, यानी आप देख सकते हो आंसर माइनस का 1/10 आ रहा है। आंसर माइनस का 1/10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा बी का निकालता हूं। बी का पुराना रेशियो क्या है 2/5 और नया रेशियो क्या है 3/10। अगर एलसीएम लूंगा सेम 10 4 माइनस 3, देखो बी का आंसर प्लस में आ रहा है 1/10। तो ये जो 1/10 बी है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और ये सेक्रीफाइस रेशियो है। और आप देख सकते हो कि ए को गेन हो रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है और उतना ही गेन हो रहा है जितना बी को सेक्रीफाइस हो रहा है। तो सर सी का क्या होगा, सी का आप सॉल्व करके देख लो, 0 ही आंसर आएगा। देखो सी का पुराना कितना था 1/5, नया कितना है 2/10, एलसीएम लिया 10 2 0, यानी कि सी को पहले जितना मिल रहा था उतना ही अभी मिल रहा है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर किसी पार्टनर का आंसर माइनस में आ रहा है तो वो गेनिंग पार्टनर है, उसका रेशियो गेनिंग रेशियो है। यानी कि इस केस में एक ही जिम्मेदारी बन जाती है कि बी को कुछ कंपनसेशन के रूप में दे, वो गुडविल के रूप में कंपनसेशन उसको देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नीड टू बी कंसीडर्ड। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, जो कि अभी आपने देखा। कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपसे गेनिंग रेशियो निकलवाने को आए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, गुडविल क्या होती है वो हम समझेंगे। रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट की लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटी, ये वाला पार्ट आप एडमिशन और रिटायरमेंट में अच्छे से करोगे, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन हम चीजों को देखेंगे। सबसे पहले बात आई सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। क्या होता है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, it is that ratio in which one or more partner forgo their share of profit in favor of one or more partner of the firm। क्या होता है सेक्रीफाइस रेशियो, एक ऐसा रेशियो जिस रेशियो में पार्टनर अपने हिस्से का त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं अपने हिस्से में से प्रॉफिट का दूसरे पार्टनर को, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो, इट इज दैट रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसी ने सेक्रीफाइस किया तो जिसको सेक्रीफाइस किया, जिसको अपने हिस्से में से शेयर दिया है, जिसको मिल रहा है, वो होता है गेनिंग पार्टनर, यानी कि गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब बारी आती है यहां पर गुडविल की, जो कि हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल, गुडविल यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 काम करता है गुडविल के लिए। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। सर क्या होती है गुडविल, आपने अच्छी इच्छा से कोई काम किया दूसरे के लिए तो उसकी नजर में आपकी एक रेपुटेशन बनी, एक गुडविल बनी, एक इमेज बनी और उसका बेनिफिट आपको भविष्य में भी मिलेगा, जिसको हम बोल रहे हैं गुडविल। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, आप गए, आपने कुर्सी लगाई, आपने खाने पीने की चीजें लेके आए और आपने वहां पर क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो इंसान आया हुआ है उसकी एक इमेज है, एक रेपुटेशन है आपकी नजर में। आपका कोई दोस्त आ जाता है, आप घर के बाहर ही खड़ा रखते हो उसे और बातचीत करके भगा देते हो, ऐसा नहीं है उसकी गुडविल नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है, आप नहीं दे रहे उतना इमेज। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे स्कूल्स होंगे,
बहुत सारी शॉप्स होंगे जो सभी के सभी नहीं चलते, किसी पर कस्टमर ज्यादा है, किसी पर कस्टमर कम है, कोई दुकान नामी है, क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में इमेज बनी हुई है, मार्केट में रेपुटेशन बनी हुई है। तो गुडविल क्या है? गुडविल हमारे बिजनेस की एक रेपुटेशन है, एक इमेज है, जिसकी वजह से भविष्य में हमें फायदा होगा। तो गुडविल आपकी दो टाइप की होती है बेटा, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड, एक आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड, और एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी वो गुडविल होती है जो आपने खुद बनाई है, आपने ही बनाई है, आपने ही क्रिएट करी है, आपका बिजनेस शुरुआत से लेकर अब तक आप चलाते हुए आ रहे हो, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये आपके द्वारा बनाई गई है। दूसरी होती है परचेज गुडविल, किसी का बिजनेस आपने परचेज कर लिया, तो किसी की गुडविल भी आपने परचेज कर ली है, तो उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। तो भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमने ही क्रिएट करी है। लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है परचेज गुडविल पर। जब आप किसी के बिजनेस की गुडविल परचेज कर रहे हो तो उसमें कुछ मेथड्स आपको देखने पड़ते हैं जिससे आप गुडविल का पता लगाओगे। आप मेरे पास आए, सर मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, मुझे आपकी गुडविल खरीदनी है। अब ये गुडविल ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं हाथ में काउंट करके बैठा हुआ हूं, है ना। अचानक से आप आए या मेरा मन कर रहा है अपनी गुडविल को बेचने का, तो मैं कैलकुलेट करूंगा ना कि मेरी गुडविल एक्चुअल में है कितने रुपए की। उसी के लिए मैं कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट। देखो नाम से ही देखो क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि मान लो आपने अपना बिजनेस 2001 में स्टार्ट किया था और अब आप आ चुके हो 2010 में, ठीक है। 2010 में कोई पर्सन आया और आपसे कहता है कि भाई साहब मुझे आपकी गुडविल परचेज करनी है। तो आपने कहा अच्छा, अगर मेरी गुडविल परचेज करनी है आपको तो मुझे मालूम भी तो होना चाहिए कि मैं आपसे कितना पैसा लूंगा। यस सर। तो एक तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं लास्ट के कुछ सालों के प्रॉफिट का एक एवरेज निकालता हूं और उसी के हिसाब से अपनी गुडविल को बेच देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसा मेरा बिजनेस 2001 में स्टार्ट किया, मैंने क्या करा, 2006 से लेकर 2010 का प्रॉफिट काउंट किया, लाइक 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल। तो मान लो 2006 में मुझको प्रॉफिट हुआ 40,000 का, 2007 में मुझको प्रॉफिट हुआ 60,000 का, 2008 में मुझको लॉस हुआ 20,000 का, तो मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया। 2009 में मुझे फिर फायदा हुआ 20,000 का, 2010 में मुझे फायदा हुआ 50,000 का। ये कुछ फायदे और घाटे हैं आखिरी 5 साल के, 2006 से लेके 2010 तक के। अब मुझे गुडविल निकालनी है, तो मैं पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं क्या करूंगा, जितनी भी साल का मैं प्रॉफिट काउंट कर रहा हूं सारा प्रॉफिट जोड़ लूंगा। क्या? सारा प्रॉफिट, लॉस नहीं, प्रॉफिट। तो देखो 40,000 और 60,000 1,00,000, और 20,000 1,20,000, और 50,000 1,70,000, ये तो मेरा प्रॉफिट है। इसमें से ये 20,000 का लॉस माइनस करूंगा, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000। यानी कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल फायदा आपको कितने का हुआ, 1,50,000 का। ईयर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 30,000 रुपए। यानी कि हर साल
एक एवरेज है कि आपको 30,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, बट सर ये तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया और हमें तो चाहिए गुडविल। अब क्या होगा, अब जो पार्टी आपकी गुडविल को परचेस करने आएगी वहां पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि 1 साल के लिए परचेस करना है, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसका इस अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे और एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बट इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना शुरू करा 2006 से लेके 2010 तक। इसके दौरान कुछ ऐसी ट्रीटमेंट होंगी जो हर साल नहीं होंगी, कुछ ऐसे फायदे होंगे जो हर साल नहीं होंगी, कुछ ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं जो आपने कैलकुलेशन को करते वक्त कर दी होगी, अब उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस। सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस ऐसा घाटा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आग लग गई, नुकसान हो गया, चोरी हो गई, सामान चोर ले गया, चोरों ने सामान खराब कर दिया, गाड़ी पलट गई रास्ते में, ठीक है ना, मशीन एक्सीडेंटली खराब हो गई, ये सब घाटे हैं। यस सर। क्या ये घाटा हर साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या होगा ही होगा? नहीं सर। बट जिस साल ये हुआ होगा उस साल आपने माइनस किया होगा ना, क्योंकि लॉस है। यस सर। बट क्या ये घाटा हर साल होगा? नहीं सर। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस दिखाई दे रहा है तो ठीक करने के लिए आप एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दो, क्योंकि ये हर साल नहीं होगा, ये एक एबनॉर्मल लॉस है, हर साल नहीं होगा। ऐसा ही होता है एबनॉर्मल गेन, यानी कि आपने किसी एसेट्स को बेच दिया, बेचकर आपको फायदा हुआ, आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, आप जीत गए, तो गेन है, फायदा है, आपने उस साल जोड़ा होगा ना। यस सर। बट क्या ये आप हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या ये हर साल आपको होगा? नहीं सर। तो ठीक करने के लिए एबनॉर्मल गेन को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दो। सर क्या यही दो एडजस्टमेंट होती हैं? नहीं सर। ऐसे खर्चे जो आपके हर साल होंगे ही होंगे उसको आप हर साल माइनस करोगे, जैसे कि सैलरी, जैसे कि रेमुनरेशन। भाई सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी हर साल, अगर क्वेश्चन में सैलरी दे रखा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, वो तो हर साल जाएगी। किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। मतलब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जिसको आपने एक बार कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है, सालों साल मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चा आपको बार बार करना पड़ेगा या फिर हर साल करना पड़ेगा। तो अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है तो उसको ठीक करने के लिए हम उस साल में उसको जोड़ देंगे, और रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया है तो ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। सर कैसे पता चलेगा कि कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया है? मान लीजिए हमने कंप्यूटर खरीदा, हमने मशीन खरीदी और एंट्री में हमने डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट को या ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। जब भी एसेट्स खरीदते हैं एसेट्स को ही डेबिट करेंगे ना। यस सर। परचेज को डेबिट नहीं करेंगे ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे ना, तो गलत जगह डाल दिया, तो एक कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, इसीलिए हम उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कोई ऐसा खर्चा था जो नॉन रिकरिंग नेचर का था या रिकरिंग नेचर का था तो उसके ट्रीटमेंट भी यहां पर सेम करते हैं। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे जब आप गुडविल को एवरेज प्रॉफिट के मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। यस सर। बट सर क्या यही एक तरीका है गुडविल निकालने का या और भी तरीके हैं? यस बेटा, एक एवरेज प्रॉफिट का ही वेटेड वाला होता है जिसमें सेम ऐसे ही फॉर्मूला लगता है, बट जो प्रॉफिट होता है उसके साथ वेट और आ जाता है, जिसमें हमें रेशियो दे रखे होते हैं, उन प्रॉफिट का उस रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं
और प्रोडक्ट के टोटल को और वेट के टोटल को डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का। अब सर ये क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब है, सुपर प्रॉफिट का मतलब है जहां पर आपका फॉर्मूला लगता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर ये क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर इसमें क्या होता है? इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि तुमने यानी कि मैंने जब अपने बिजनेस में पैसा लगाया था उस पैसे का कितना प्रतिशत रिटर्न मुझको मिल जाता है। यानी कि सपोज मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, उस 5 लाख का मुझे 50,000 रुपए एक साल में कवर हो गया, यानी कि 10%। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जहां पर आप ये चेक कर रहे हो कि अगर मैं अलग अलग बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो मेरे लगाए हुए पैसे पर कितना प्रतिशत फायदा मुझे मिल जाएगा। इस मेथड के लिए हम सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता ही है कि एवरेज प्रॉफिट किससे निकलेगा। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा एक रेट दे रखी होती है और क्वेश्चन में दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या दिया होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा उसी का परसेंट निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 10 लाख और नॉर्मल रेट दे रखी है 5%। तो अगर मैं 10 लाख का 5% निकालूंगा तो 50,000 हो गया ना? यस सर, ये 50,000 मेरा कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। बट कभी कभी आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया होगा। आपके पास दो तरीके होते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच और एक होता है एसेट्स अप्रोच। बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कैपिटल प्लस नन करेंट लायबिलिटी आती है। बेटा क्या कहा मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कैपिटल प्लस नन करेंट लायबिलिटी आती है। यानी कि अगर मैंने सारी एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर दी तो जो अमाउंट बचा है वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, या फिर मैंने लायबिलिटी में से सिर्फ करेंट लायबिलिटी माइनस कर दी तो जो अमाउंट बचा है वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, या फिर मैंने कैपिटल और नन करेंट लायबिलिटी को जोड़ दिया तो जो अमाउंट आ गया वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इस फॉर्मूले को लगाकर हमारा आता है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में भी सेम आपको दिया होगा कि कितने साल के लिए आप परचेस करना चाह रहे हो उतने से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये ट्रीटमेंट है, इसको मैं अभी आपको दोबारा समझाऊंगा, यहां समझते हैं। मान लीजिए आपने जब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करा तो निकल के आ रहा है 90,000। कितना आ रहा है? 90,000। अभी आपने क्वेश्चन देखा था जिसमें ए गेन कर रहा था 1/2 और बी सेक्रीफाइस कर रहा था 1/2। अभी आपको मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें ए गेन कर रहा था 1/2 और बी सेक्रीफाइस कर रहा था 1/2। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर किसी पार्टनर के पास से पैसा जा रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी। और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसे कहां डालते हैं? डेबिट साइड में। और अगर किसी पार्टनर के पास पैसा आ रहा है तो उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे कहां डालते हैं? क्रेडिट साइड में। यानी कि यहां ए बी को पैसा देगा तो ए की कैपिटल डिक्रीज होगी, यानी जर्नल एंट्री में
एस कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एस कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और पैसा किसको मिल रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि बी। तो जर्नल एंट्री में जो बी है, जर्नल एंट्री में जो बी है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है, सबसे पहले आपने गुडविल की कैलकुलेशन करी, कितना आया 90,000। अब 90,000 का 1/2 यानी कि 45,000, तो 45,000 रुपीज ए देगा और 45,000 रुपीज किसे मिलेंगे, बी को मिलेंगे। इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं जब हमें क्वेश्चन में गुडविल दे रखी हो, फिर हम रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकालने के बाद हम इस तरीके से जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। आपने एवरेज प्रॉफिट देखा, आपने वेटेड देखा, आपने सुपर प्रॉफिट देखा। इसके अलावा भी होते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ऐसे मेथड को हम दोनों मेथड से देखते हैं, यानी कि कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो अगर कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट को मैं काउंट करूं, सर इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपनी कैपिटल को एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से पाऊं, यानी कि मेरे को एवरेज प्रॉफिट को पाने के लिए, मेरे को एवरेज प्रॉफिट को पाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। मुझे सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट आपको मालूम है कैसे आता है या कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय जो भी नॉर्मल रेट दे रखी हो आपकी उससे। अब आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप जो कैपिटल इंप्लॉयड है उससे माइनस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। बट अगर मैं कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो उसमें बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, और आपकी गुडविल आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट में दो ट्रीटमेंट होते हैं, पहले ये फॉर्मूला, उसके बाद जो वैल्यू निकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस। बट अगर हम सुपर प्रॉफिट को लेके जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं करते, इस फॉर्मूले को लगा के सीधा सीधा आंसर निकालते हैं। ये तो बात थी आपकी रेशियो की, सैक्रिफाइसिंग और आपका गेनिंग की, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और सारे मेथड्स की। अब बारी आती है रिजर्व की, ठीक है। ओके सर, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जितने भी रिजर्व हैं ये सब पार्टनर को दिए जाते हैं। अगर क्लेम नहीं आया या जरूरत नहीं पड़ी तो ये सारा पैसा किसको वापस हो जाएगा, पार्टनर को हो जाएगा। यस सर, अगर रिजर्व पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सर इंक्रीज होगी। तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, ऐसे केस में हम पार्टनर्स की कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी रिजर्व है, सपोज जनरल रिजर्व है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर। यानी कि जो भी फायदा है, जनरल रिजर्व एक फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एक फायदा है, रिजर्व फंड, WCR, IFR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे पार्टनर्स को बांटे जाएंगे। जो भी रिजर्व है ये सब डेबिट में, और टू
ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये ध्यान रखिएगा। बट इनमें से कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जिनका पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसके बाद अगर पैसा बच गया तब जाके आप उस पैसे को पार्टनर्स में बांटोगे, जिसमें से एक होता है WCR, जिसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। It is a reserve that is set aside or appropriate out of firm's profit to meet any of the possible liability with respect to employee compensation if it arises। हमारे प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग रखा जाता है कि अगर एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा हमें देना पड़ा, एम्प्लॉय के लिए कोई क्लेम आ गया, तो वो पैसा इस WCR में से दे देंगे। क्लेम विद रेस्पेक्ट टू सच लायबिलिटी मे और मे नॉट अराइज। ये जो क्लेम है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। द अमाउंट ऑफ क्लेम मे और मे नॉट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। जितना आपने रिजर्व बनाया है, हो सकता है क्लेम उससे कम आ जाए, हो सकता है क्लेम उसके बराबर आ जाए, या हो सकता है क्लेम उससे भी ज्यादा आ जाए। अब बारी आई ट्रीटमेंट की। When claim against workman compensation reserve does not exist, हमने WCR तो बनाया लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का क्लेम नहीं आया हमारे पास, यानी हमारा बनाया हुआ रिजर्व सारा का सारा बच गया। तो अब ये जो बच गया ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व कम हो रहा है और पार्टनर्स को मिल रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है? तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है कैपिटल क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। ठीक है। उसके बाद व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट। अब क्लेम आया आपके पास, सपोज आपने 40,000 का रिजर्व बनाया था और 40,000 का ही क्लेम आ गया। 40,000 का आपने रिजर्व बनाया था और 40,000 का ही क्लेम आ गया, क्या कुछ पैसा बचा बांटने के लिए? नहीं बचा सर। सिंपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां गया? क्लेम में, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। नेक्स्ट, जब क्लेम जो आया है वो रिजर्व के बराबर नहीं है, आपने 40,000 का रिजर्व बनाया था और क्लेम आया है 30,000 रुपए का, कितना पैसा बच गया? 10,000 रुपए बच गया। तो अब इस 10,000 को हम कहां बांट देंगे? पार्टनर में। तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन में 30,000, और जो 10,000 बचा है वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे। उसके बाद अगर क्लेम जितना रिजर्व बनाया था उससे भी ज्यादा हो गया, आपने 40,000 रुपए के रिजर्व बनाए थे और क्लेम आ गया 60,000 रुपए का, 20,000 ज्यादा, तो 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, जो कि कौन झेलेंगे? पार्टनर। ये 20,000 कहां से आएगा? रिवैल्यूएशन में से। तो देखो, WCR को डेबिट किया 40,000, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया 20,000 आया, और पूरा का पूरा 60,000 यहां गया, और उसके बाद इस लॉस को पार्टनर झेलेंगे, 20,000 के लॉस को। तो अब घाटा है ना, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। ऐसा ही एक और रिजर्व होता है जिसको हम बोलते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर इसमें क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब है कि मान लो हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अपने इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको ना घटने देना ना बढ़ने देना, इसके लिए हमने पहले से एक रिजर्व बना रखा है IFR। अगर बढ़ेगी वैल्यू तो हमारे लिए फायदा है, और घटेगी तो इस रिजर्व में से वो पैसा वहां पर डाल दिया जाएगा। बट कुछ घाटे भी होते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट किए जाते हैं, जैसे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, ये घाटा है,
इसको पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये घाटा है, ये एक घाटे हैं ये सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट्स की तरह, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आईएफआर मैंने आपको बताया अभी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इट इज अ रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग कर रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम होती है तो आप उसे यहां से ठीक कर दोगे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस रिजर्व, it is necessary to first determine whether the book value and the market value are same or different, and if different, which value is higher and which is lower। कितना रिजर्व बनाना है और रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये पता करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है और आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू बेसिकली उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो बुक वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू जो मार्केट में उस समय चल रही है। तो दोनों में से क्या ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है या बुक वैल्यू ज्यादा है, ये पता करना है। उसके बाद व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम, तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कमी आई ही नहीं, तो जो आपका आईएफआर है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When market value is less than the book value, यानी कि जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो कम है, लेस देन बुक वैल्यू, ऐसे केस में क्या होगा, कुछ पैसा डाला जाएगा इन्वेस्टमेंट में और बचा हुआ पैसा कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि मार्केट में जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उतने का ही रिजर्व बना रखा है, तो सारा का सारा पैसा कहां चला गया, इन्वेस्टमेंट में। और अगर उससे भी ज्यादा हो जाता तो पैसा कहां से लाते हम, रिवैल्यूएशन में से, और वो लॉस पार्टनर को झेलना पड़ता। ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए थे। यहां से adjustment of accumulated profit loss reserve through partners capital when accumulated profit loss and are to be retained in the books, if the partner of the firm decide that existing balance of profit loss reserve should continue to appear at the same amount in the balance sheet of the reconstituted firm, then an adjustment entry for the net effect of accumulated profit loss and reserve is अब इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि जो भी रिजर्व है, जो भी फायदा है, हम उसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में नहीं करेंगे, हम जितनी वैल्यू है उसको सीधा का सीधा बैलेंस शीट में डालेंगे। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उतने ही रेशियो के हिसाब से उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाता है, और जो गेन कर रहा है उसी को उतना देना पड़ता है। ठीक है, तो सच एंट्रीज पास थ्रू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास करी जाती है। स्टेप 1 क्या है, नेट अफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी कैलकुलेटेड। क्या इफेक्ट है, नेट इफेक्ट, मतलब कि जो भी रिजर्व है, प्रॉफिट वगैरह है, सबको जोड़ दिया, और दूसरे स्टेप में पता किया कि गेन हुआ या लॉस हुआ, यानी कि सैक्रिफाइस आ रहा है पार्टनर को या गेन आ रहा है, फॉर्मूला लगाने के बाद। उसके बाद शेयर ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर गेनिंग पार्टनर, नेट अफेक्ट इनटू शेयर गेन फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नेट अफेक्ट इनटू शेयर सैक्रिफाइस। मतलब कि जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड सारे प्रॉफिट्स हैं, सारे रिजर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल सारे प्रॉफिट्स आए 1 लाख रुपए के, और जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है 1/5 से, तो जो गेन कर रहा है वो 20,000 रुपए देगा किसको, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री पास होगी। इन केस इफ पॉजिटिव इफेक्ट, प्रॉफिट आया है तो ये एंट्री, और लॉस आया है तो
ये एंट्री, ठीक है। चलिए उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एग्रोवॉल्व व्हेन नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिए जाएंगे। जनरल रिजर्व को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और कुछ भी नहीं दे रखा तो अभी फायदा माना जाएगा। WCR और IFR इन सबको डेबिट करते हैं और क्रेडिट होगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए बाकी अभी हमने पढ़ाई है कि कितना पैसा वर्कमैन कंपनसेशन का आएगा, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट का आएगा, वो डिटरमाइन करते हैं। कोई घाटा होता है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा। अब ये आ गया आपका इस चैप्टर का लास्ट और मेन पार्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट, सर इसका मतलब क्या होता है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है बेटा जी कि जब आपने अपने रेशियो को चेंज किया, जब आपने अपने मेथड्स को चेंज करा, तो वहां पर आपने क्या करा है, वहां पर जब रेशियो चेंज हुआ है उस वक्त आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, पुराने रेशियो में खत्म कर दो, क्योंकि अब कहानी नए शेयर से स्टार्ट होगी। क्या कहा मैंने? आपने जब रेशियो को चेंज करा उस वक्त तक के जो भी फायदे हैं नुकसान हैं पार्टनर पुराने रेशियो में बियर कर लेंगे, जिसके लिए आप क्या बना रहे हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है बेटा। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मैं पूरा फॉर्मेट बना के समझाता हूं आपको। TR और CR, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि मैंने कहा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ऐसे कहानी चलेगी? यस सर। यानी कि जितने भी घाटे हैं, जितने भी नुकसान हैं, वो कहां आएंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और जितने भी फायदे हैं, जितने भी इनकम है, वो कहां आएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी एसेट्स की जो वैल्यू है वो घट गई, डेप्रीशिएट हो गई, इस केस में मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर नुकसान हो रहा है। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो नुकसान है। कहां आएगा? डेबिट में आएगा। टू एसेट्स डिक्रीज, या फिर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और उतना ही अमाउंट आएगा जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हो गया तो फायदा है, और फायदा है तो कहा जाएगा? CR में, बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इंक्रीज हो रही है तो फायदा है एसेट्स, और डिक्रीज हो रही है तो घाटा है। उसके बाद अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए क्या है? घाटा है। और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो घाटा कहां जाएगा? यहां आएगा। टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, सॉरी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मेरे लिए फायदा है। कहां आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ
लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी थी जिससे मैं अनजान था, मुझे मालूम ही नहीं थी या फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, यानी कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब अचानक से मुझे मालूम पड़ गया, अरे ये लायबिलिटी तो रह गई, इस लायबिलिटी का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये लायबिलिटी रह गई भाई साहब हमारे पास, तो इस लायबिलिटी का भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कि घाटा, और घाटा कहाँ आएगा, घाटा आएगा डेबिट में, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सेम अगर आपकी कोई एसेट्स है, आपकी कोई एसेट्स है, संपत्ति है, और वो अनरिकॉर्डेड है, एसेट्स अनरिकॉर्डेड है। अब आपको अचानक से मालूम पड़ा, अरे यार आपके पास ये एसेट्स भी है, और आपने देखा अरे फायदा हो गया, एसेट्स है हमारे पास, तो अब आप एसेट्स को भी रिकॉर्ड करोगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि ये हमारा क्या है, फायदा है। इतना करने के बाद आपको देखना है कि सीआर साइड ज्यादा है या डीआर साइड ज्यादा है। अगर सीआर साइड ज्यादा है तो जितना ज्यादा है डीआर से, उतना डीआर में हम डाल देते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और अगर डीआर साइड ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो हम सीआर साइड में डाल देते हैं बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और इतना ही पार्टनर्स को लॉस उनके पुराने पार्टनर रेशियो में बांट देते। इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम वैसे ही जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स पार्टनर्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। जो भी पार्टनर्स के फायदे हैं वो क्रेडिट साइड का पार्ट बनेंगे, जैसे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर को रिजर्व मिला, किसी पार्टनर ने गुडविल ली और किसी पार्टनर ने गुडविल दी, और जो भी घाटे हैं, मान लो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में तो डेबिट साइड, उसके बाद लॉस के साथ साथ किसी पार्टनर ने गुडविल दी है, सैक्रिफाइस गेनिंग वाला कंसेप्ट वो आएगा और बैलेंस कर देते थे, ठीक है। यानी कि बात करी जाए बिग पार्टनर्स कैपिटल की, बात करी जाए बड़ी बड़ी बैलेंस शीट की, तो वो पार्ट है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। तो ये आज के लेक्चर में अभी आपका मैंने बेस बनाया है पूरा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं कुछ चीजें और दिखा दूं आपको। देखो ये वो अकाउंट है जिसकी अभी हमने बात करी थी, रिवैल्यूएशन का। यहां पर अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो डेबिट में, और एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है डेबिट में, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है क्रेडिट में, ठीक है। ये सारी चीज हमने करी है। ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से इसको देख सको और रिवाइज कर सको। बट कभी कभी आपको दिक्कत भी आती है जब रिवैल्यूएशन में एंट्री पास करने को आएगी। तो सिंपल है, जो चीज रिवैल्यूएशन में डेबिट हुई है, सपोज रिवैल्यूएशन के डेबिट में स्टॉक आया है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में फर्नीचर आया है, तो जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर कोई चीज रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में गई है तो जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, यानी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सभी को आपके बड़े भाई की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी 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 दिवाली। मिलते हैं आपसे, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही लड़ते रहिएगा, एकदम कंसेप्ट को अच्छे से करते रहेगा। अपना एम भूलना मत, तोड़ना है फोड़ना है। इस बार ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ड्रीम कॉलेज में जाना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आपके प्यारे गब्बर सर और गब्बर आप।